हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है संविधान का आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? पार्लियामेंट may by law admit into the union or establish new states or such terms and condition as it thinks fit। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अब ये आर्टिकल 2 का क्या मतलब है? अगर हम इसका डायसेक्शन करें तो इसमें से कुछ शब्द निकल के आते हैं। पहला जो शब्द निकल के आता है वो कि ये आर्टिकल उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हैं, यानी भारत संघ से बाहर के क्षेत्र। जब भी उसको भारत के संघ के अंदर शामिल किया जाएगा तो उसकी शक्ति अनन्य रूप से इस भारत की संसद के पास है। एक बात। दूसरा, उसको जब शामिल किया जाएगा तो उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया। पहला शब्द है एडमिट, दूसरा शब्द है स्टैब्लिश। एडमिट का मतलब है प्रवेश करवाना, यानी भारत उन क्षेत्रों को भी शामिल कर सकता है जो पहले से एक राजनीतिक इकाई या पॉलिटिकल इकाई के रूप में अस्तित्व में है। स्टैब्लिश करने का अर्थ यह है कि पहले से कोई क्षेत्र नहीं है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, लेकिन बाद में एक नए राज्य के रूप में उसको स्थापित किया जा सकता है। चौथा जो शब्द इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन यूनियन, भारत संघ। भारत संघ का अर्थ है भारत के 28 राज्य। भारत के 28 राज्यों में अगर किसी क्षेत्र को मिलाया जाता है जो पहले से अस्तित्व में है और अगर नहीं भी है तो उसके लिए संसद के पास अनन्य अधिकारिता है और संसद उसके लिए अपनी टर्म्स एंड कंडीशन यानी अपने शर्तें और अपने निर्बंधों के माध्यम से उसको उसमें शामिल कर सकता है। तो ये आर्टिकल 2 की बात है। अब अगली बात यह कि ऐसे कौन से क्षेत्र थे जो भारत की आजादी के बाद, संविधान बनने के बाद भारत में नहीं थे और भारत सरकार ने उसको अपने अंदर शामिल किया। तो भारत में अंग्रेजों के शासन के अलावा भी कुछ ऐसी यूरोपीय शक्तियां थी जो भारतीय क्षेत्र पर काबिज थी। आजादी के बाद में हमने एक एक करके उनसे उनके क्षेत्र लिए। इनमें दो शक्तियां इंपॉर्टेंट थी, दोनों यूरोपीय शक्तियां थी। सबसे पहले यूरोपीय और सबसे आखिरी यूरोपीय जो भारत में आए वो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा था, दमन था, दीव था और दादर नगर हवेली थी। तो इन चारों को भारत सरकार ने अलग अलग ऑपरेशंस के माध्यम से अपने क्षेत्र के अंदर शामिल किया, लेकिन चूंकि इनको संघ के अंदर शामिल न करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसलिए इसके लिए आर्टिकल 2 का प्रयोग नहीं किया गया। आर्टिकल 368 का प्रयोग किया गया संविधान संशोधन का, जिसमें आर्टिकल 1 में हमने संशोधन किया। अब आइए दूसरी यूरोपीय शक्ति, इसका नाम था फ्रेंच। अब फ्रांसीसी लोगों का भारत में कुछ क्षेत्रों पर कब्जा था। इसमें पौंडीचेरी था, यमन था, माहे था, करिकाल था और बंगाल में एक क्षेत्र था चंद्रनगर। हमने पांडिचेरी को, यमन को, करिकाल को और माहे को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इसलिए यहां भी आर्टिकल 2 का प्रयोग नहीं करके आर्टिकल 368 का प्रयोग किया। लेकिन चंद्रनगर बंगाल के नजदीक था, कलकत्ता के नजदीक था, अतः उसको जब हमने 1954 में हमारे संघ राज्य के अंदर मिलाया तब उसके लिए आर्टिकल 2 का प्रथम बार प्रयोग हुआ। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। लगभग इसके काफी साल बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 में, हमने हमारे एक हिमालयी पड़ोसी देश सिक्किम, जहां पर चौग्याल राजवंश काबिज था, वहां की जनता भारत में मिलना चाहती थी। अतः हमने 35वें संविधान संशोधन द्वारा उसे अधीनस्थ राज्य का दर्जा दिया और हमने संविधान के अंदर दो चेंज किए। पहला, आर्टिकल 2A शामिल किया गया तथा संविधान में 10वीं अनुसूची बनाई। लेकिन अगले ही वर्ष हमने 36वें संविधान संशोधन से उसको फुल फ्लेज राज्य का दर्जा दे दिया, एक पूर्णकालिक राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना और इसके साथ ही आर्टिकल 2A और जो शेड्यूल 10 या अनुसूची 10वीं जो थी उसको हटा दिया गया। तो ये रही बात अब तक आर्टिकल 2 के आजादी के बाद में प्रयोग की बात। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि संसद जो शर्तें, संसद जो निर्बंधन लागू करती है, जो टर्म्स एंड कंडीशन लागू करती है, वो अनफेटर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संसद की शक्ति अनन्य नहीं है। इस पर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क या बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो संसद पर जो है वो उसकी शक्तियों को कम किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसा एक केस था जो कि आरसी पोडियाल केस कहलाता है। तो ये था आर्टिकल 2।